हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठक मैथमेटिक्स में। और आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के बीच, जो कि हमने खुद अपने से क्वेश्चन को, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को सेट किया है ऑब्जेक्टिव, और उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और उसको आप देखेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस पे फोकस करते हैं, इसको बनाते हैं, इसको समझते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और 2023 के एग्जाम ऑफ व्यू से इस पेपर को बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि इनमें कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या जो होती है सदैव 1 से शुरू होती है। याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। उसको कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितना चला जाए वो सब के सब प्राकृत संख्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन है इसमें 0 -1 1 2। तो इसमें देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी आपकी 1 होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, √12 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। √12 का परमेयीकरण गुणांक, तो परमेयीकरण गुणांक का मतलब क्या होता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परमेयीकरण के बारे में कि परमेयीकरण होता क्या है। तो परमेयीकरण यानी कि कोई भी संख्या दी गई होती है जो कि रूट में होती है, उसका परमेयीकरण करके उसको लिखना होता है, उसके हर का परमेयीकरण करना होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि √12 का पूछ रहा है। तो √12 का पूछ रहा है तो 12 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 2 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि आप यहाँ से जो होगा आप √2 में से 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, आपका बचेगा कौन सी √3, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा √3 जो है इसका परमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो 45 और 60 का मौसा, आप मौसा और लसा निकालना भी जानते हैं कि मौसा और लसा कैसे निकाला जाता है। तो मौसा को क्या कहते हैं और लसा को क्या कहते हैं। मौसा को कहते हैं HCF महत्तम समापवर्तक, लसा को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो पूछ रहा है कि 45 और 60, तो 45 और 60 का मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने की 2 विधि हमारे पास है। एक विधि है भाग विधि, दूसरी विधि है हमारा गुणनखंड विधि। तो हम लोग दोनों में से किस जो भी आसान लगे आपको, दोनों विधि हम बताएंगे अगले वीडियो में। जो विधि आसान लगे आप उस विधि से इसका मौसा निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे भाग विधि द्वारा मौसा बना देते हैं। 45 और यहाँ पे 60 जैसे भाग दिया जाता है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है। तो भाजक को कितना बार, 45 को कितना बार गुणा करेंगे कि 60 आएगा। जाहिर सी बात है कि ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो ये हो गया 45, इसमें से घटाएंगे ये हमारा बचेगा कितना 15। इस 45 को पुनः यहाँ पे लिखेंगे और महत्तम को तब तक काटा जाएगा जब तक कि उसका शेषफल 0 ना हो जाए। तो 45 15 तिया 45 कट गया, शेषफल हो गया 0, यानी कि जिससे कटता है वही महत्तम होता है। तो मौसा बराबर हो गया हमारा कितना जी 15। फिर क्वेश्चन नंबर का मौसा 15। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहली चीज कि हम ये चीज जाने कि अशून्य का मतलब क्या। अशून्य, परिमेय और एक अपरिमेय क्या मतलब है। सवाल बना देना आसान है, लेकिन सवाल को समझ करके बनाना जो है सबके लिए जरूरी भी है और आपके आगे के लिए भी जरूरी है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी चीज को याद करके, और आप चाहें कि हम मैथ को याद करके अपना सब कुछ काम चला लें, तो ये संभव नहीं है कि मैथ को याद करके आप काम चला सकते हैं। मैथ को समझना सबसे जरूरी चीज। समझना तो हर विषय को है,
लेकिन मैथ को बेहद सही तरीके से समझना है, क्योंकि मैथ से काफी लड़के भागते हैं। भागने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा अगर आप एक्टिव हो जाएंगे तो आप मैथ को भगाने लगेंगे, आप मैथ से नहीं भागेंगे। तो सबसे पहली चीज कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय। अशून्य परिमेय का मतलब अ मतलब होता है नहीं, और शून्य का मतलब होता है जीरो, यानी कि वह संख्या जो जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो कोई भी संख्या होगी, जो मान लीजिए कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई भी संख्या हो जाए, ये नहीं कह रहा है कि यही संख्या लेना है। और एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को हमेशा हम रूट के अंदर दिखाते हैं, √2। तो आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग सदैव अपरिमेय ही होता है। तो आप देख लीजिए कि एक परिमेय संख्या यहाँ से कोई भी ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या यहाँ से ले लीजिए, तो 2 और √2 का जो गुना होगा वो कितना होगा, तो 2 और 1 में गुना होगा तो 2 होगा, और रूट के अंदर 2 हो जाएगा। ये जो संख्या आएगी वो संख्या हमारी होगी अपरिमेय, है ना। उसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यह जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको आप याद रखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मशक ज्ञात करने की एक तकनीक है, जिसको अंग्रेजी में HCF कहा जाता है। मशक ज्ञात करने की तकनीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का रूप क्या होगा, तो समपूर्णांक का जो रूप होगा हमारा वो है हमारा 2p है, p+1 है। ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका p, ऑप्शन नंबर 4 2p+1। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी कि p एक धनात्मक पूर्णांक है। सवाल को सबसे पहली चीज कि सवाल को समझना जरूरी है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या 1 से लेकर के 100 के बीच की कोई भी संख्या जो कि प्लस में हो, धनात्मक मतलब प्लस में हो, तो कह रहा है पूर्णांक हो तो धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होगा। समपूर्णांक का मतलब कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सब समपूर्णांक होती है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे p 2p, तो 2 इंटू, अगर आप p के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, समपूर्णांक है। यहाँ p+1, अगर p के जगह पर 2 रखते हैं, यहाँ 1 है तो 2 एक 3, ये नहीं होगा, ये विषम पूर्णांक हो गया। यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो ये 2 समपूर्णांक हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे 2p+1, तो यहाँ पे 2p, p का वैल्यू 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 2 4 और +1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब आपसे सवाल देखिए क्या ऑप्शन में है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो समपूर्णांक का रूप आपका क्या होगा, 2p।